स्वाति ध्यानस्थ अवस्था में चिल्ला रही थी। छोड़ो मुझे, प्लीज छोड़ो मुझे, छोड़ दो मुझे प्लीज। नेहा ने स्वाति को जगाया। उसने देखा कि स्वाति के हाथों पर उंगलियों के लाल निशान उभर आए हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं स्वाति के साथ ये सब क्या हो रहा था। लेकिन इससे पहले आपके अपने फेवरेट चैनल वंस अपॉन अ टाइम को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और शेयर करें। और एक आखिरी बात, बेल नोटिफिकेशन आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। सुमित को पता चला कि स्वाति अनाथ होने के कारण उसकी मां उसकी शादी के खिलाफ है। वो दोनों को ही चाहता था, इसलिए सुमित ने स्वाति से कोर्ट मैरिज कर ली और दरवाजे पर खड़ा हो गया। उन्हें देखते ही सुमित की मां का गुस्सा बढ़ गया। उसकी मां उससे बहुत नाराज हो गई और उसने सोचा कि इस लड़की ने ही उसके बेटे पर काला जादू किया है और उसे फंसा लिया है। उसने उन्हें घर में तो ले लिया, लेकिन स्वाति को उसने कभी माफ नहीं किया। कुछ दिन बीत गए और सुमित की मां ने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। जब सुमित ऑफिस गया तो उन्होंने स्वाति से पूरे घर का काम करवाया। उन्होंने आसपास के सभी लोगों को घर पर खाने के लिए बुलाया और स्वाति से खाना बनवाया और यह सुनिश्चित किया कि स्वाति को खाने का एक भी दाना ना बचे। उसने इसी तरह से कई अत्याचार स्वाति के ऊपर किए। स्वाति को सब कुछ पता चल रहा था, लेकिन वो उम्मीद पर टिकी हुई थी कि शायद किसी दिन उसकी सासू मां का गुस्सा शांत हो जाए। जैसे जैसे दिन बीतते गए, स्वाति की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। एक दिन दोपहर में स्वाति नींद से उठी। गला सूखने के कारण पानी पीने के लिए रसोई में जा रही थी। तभी उसे अपनी सासू के कमरे से कोई आवाज सुनाई दी। वो उस दिशा में मुड़ी। दरवाजा खोलकर देखती है तो क्या, उसकी सासू खुले बालों के साथ बैठी थी। चारों ओर धुआं था। उसकी सासू के सामने नींबू, कुमकुम, एक काली गुड़िया और सुइयां रखी हुई थी। वो गुड़िया को देखकर कुछ मंत्र पढ़ रही थी। जैसे ही उसकी नजर स्वाति पर पड़ी, वह जोर से चिल्लाने लगी, तुम यहाँ क्यों आई हो? मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। और जोर जोर से हंसने लगी। ये सब देखकर स्वाति अपने कमरे में भाग गई। उसने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और सुमित को फोन करके उसे जल्दी घर बुला लिया। सुमित घर आया तो स्वाति अपने कमरे में ही थी। सुमित ने दरवाजा खटखटाते हुए अपनी माँ से पूछा, माँ, स्वाति को क्या हुआ? उसने मुझे जल्दी घर आने के लिए क्यों कहा? मुझे नहीं पता, मैं पड़ोस में थी। जब मैं घर आई तो वो तब से अंदर ही है। सुमित की आवाज सुनकर स्वाति ने दरवाजा खोला। स्वाति सुमित को कुछ बताने ही वाली थी कि तभी उसकी नजर अपनी सासू मां पर गई। अपनी सासू की बड़ी बड़ी आंखें देखकर स्वाति कुछ नहीं बोल सकी। उस तनाव से वो बेहोश हो गई। जब वो होश में आई तो वो दूसरे घर में रहने की जिद करने लगी। स्वाति की जिद की वजह से दोनों दूसरे घर में रहने लग गए। कुछ महीनों बाद सुमित को फोन आया कि उसकी मां की तबीयत ठीक नहीं है। सुमित और स्वाति मां को देखने के लिए घर गए। उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी, इसलिए सुमित और स्वाति ने वहीं रुकने का फैसला किया और वहीं रहने लग गए। 3 दिनों में ही सुमित की मां का देहांत हो गया। 13वें दिन बाद सभी अंतिम संस्कार की रस्में पूरी करके सुमित ऑफिस में ज्वाइन हो गया। स्वाति भी घर के सारे काम करके सोने के लिए अपने कमरे में चली गई। किताब पढ़ते पढ़ते कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। जब वो जागी तो चारों ओर अंधेरा था। उसे लगा कि लाइट चली गई है, इसलिए उसने मोबाइल का टॉर्च ऑन करके मोमबत्ती ढूंढने के लिए रसोई में जाकर देखा तो उसे अपनी सासू के कमरे से आवाजें आने लगी। ये क्या आवाज है, ये देखने के लिए वो वहां गई। कमरे का दरवाजा खोला तो उसकी सास खुले बालों के साथ कोई मंत्र जाप कर रही थी। स्वाति वहां से भाग गई और अपने कमरे में आ गई। उसने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। सामने की खिड़की से उसे अपनी सासू दिखाई दी। खिड़की से हाथ अंदर डालकर वो बोलने लगी, तूने मेरे बेटे को मुझसे दूर कर दिया, अब मैं भी तुमसे तेरा बेटा दूर करने वाली हूँ। वह स्वाति को पकड़ने ही वाली थी कि इतने में सुमित की आवाज से स्वाति को होश आया। उसे डर डर कर पसीना आ रहा था और वो डरी हुई दिख रही थी। उसके माथे से पसीना बह रहा था और वो घबराई हुई दिख रही थी। स्वाति ने सुमित से पूछा, तुम यहाँ कैसे? इतनी जल्दी ऑफिस से आ गए? मैं बताता हूँ, पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? मुझे बहुत भयानक सपना आया था। सुमित ने बगल में रखी किताब उठाते हुए कहा,
हॉरर स्टोरीज वाली किताब पढ़ोगी तो क्या होगा। और मैडम, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, शाम के 8 बज चुके हैं। मैं ऑफिस से आया तो हर तरफ अंधेरा था। मैंने लाइट जलाई तो देखा कि तुम गहरी नींद में सो रही थी। मुझे इतनी गहरी नींद कैसे आ गई? आएगी ही, कारण ही कुछ ऐसा है। आज मुझे हमारे फैमिली डॉक्टर का फोन आया था। उन्होंने बताया कि तुम्हारी प्रेगनेंसी रिपोर्ट पॉजिटिव है। दोनों को बहुत खुशी हुई। अगले दिन स्वाति दोपहर में सो रही थी और उसे वही सपना फिर आया। वो उसी कमरे में थी। वह हाथ उसके गर्दन तक पहुंचने ही वाला था कि दरवाजे की घंटी बजी और वो जाग गई। अब स्वाति और भी ज्यादा डर गई थी। उसने दरवाजा खोला तो वहां कुरियर वाला था। कुरियर लेकर उसने दरवाजा बंद कर दिया। स्वाति ने फैसला किया कि अब वो दोपहर में नहीं सोएगी और उस समय वो गार्डन में काम करने लगी। एक दिन सुमित की दोस्त नेहा उसके घर उससे मिलने आई। ये जानकर कि वो योग और ध्यान सिखाती है, सुमित ने स्वाति को नेहा से योग और ध्यान सीखने के लिए जाने को कहा। सुमित के कहने पर स्वाति नेहा के पास जाने के लिए तैयार हो गई। एक दिन जब स्वाति नेहा के साथ ध्यान कर रही थी, उसे तंद्री लग गई। उसे फिर वही सपना आया। इस बार उस हाथ ने स्वाति का हाथ पकड़ लिया था। स्वाति ध्यानस्थ अवस्था में चिल्ला रही थी, छोड़ो मुझे, प्लीज छोड़ो मुझे, छोड़ दो मुझे प्लीज। नेहा ने स्वाति को जगाया। उसने देखा कि स्वाति के हाथों पर उंगलियों के लाल निशान उभर आए हैं। नेहा के पूछने पर स्वाति ने उसे सब कुछ बता दिया। नेहा ने सुमित को फोन करके बुलाया और स्वाति को उससे सब कुछ बताने के लिए कहा। सुमित ने फैसला किया कि अब वे उस घर में नहीं रहेंगे, लेकिन उन्हें उस घर से अपना सामान लाना था। सुमित, स्वाति और नेहा तीनों सामान लाने के लिए आखिरी बार उस घर में गए। नेहा घर के बाहर गाड़ी में बैठी थी। सुमित और स्वाति घर में आए और अपना सामान इकट्ठा करने लगे। सुमित ने अपनी मां की फोटो को आखिरी बार नमस्कार किया। बैग भरकर दोनों घर से बाहर निकलने ही वाले थे कि स्वाति को याद आया कि उसकी पर्स उसके कमरे में ही रह गई है। स्वाति ने सुमित से कहा, सुमित, तुम बैग लेकर बाहर जाओ, मैं जल्दी से अपना पर्स लेकर आती हूँ। स्वाति के कहने पर सुमित बैग लेकर बाहर गया और कार की डिग्गी में बैग रखने लगा। नेहा सुमित से स्वाति के बारे में पूछने ही वाली थी कि उन्हें स्वाति के चीखने की आवाज सुनाई दी। वे दोनों स्वाति की दिशा में भागे। स्वाति घर में हवा में लटक रही थी। अचानक एक अदृश्य शक्ति ने स्वाति को एक कमरे में खींच लिया। सुमित और नेहा स्वाति की दिशा में भागे, लेकिन घर के दरवाजे और खिड़कियां अपने आप ही बंद हो गई और अचानक से घर के सभी दरवाजे और खिड़कियां अदृश्य हो गए, जैसे कि उस घर में कभी दरवाजे और खिड़कियां थी ही नहीं। इस सब घटनाक्रम में एक सवाल तो रहता ही है, स्वाति को क्या हुआ? इस कहानी के लेखिका हैं दीप्ति थानेकर और आप देख रहे हैं फंटल स्टूडियो प्रस्तुत और एक नई कहानी, बदला। चेतन एक प्रसिद्ध लेखक था। उसकी कलम से अनेक मनमोहक कहानियों का जन्म हुआ था, लेकिन इन दिनों वो एक अजीब मुसीबत से जूझ रहा था। पिछले कुछ महीनों से उसका दिमाग मानो क्रिएटिविटी से खाली हो गया था। कोई नई कहानी, कोई नया विचार, कुछ भी उसके मन में नहीं आ रहा था। यह स्थिति उसके लिए बेहद निराशाजनक थी। वह दिन रात इसी चिंता में डूबा रहता था कि कहीं उसकी लेखन कला हमेशा के लिए खत्म ना हो जाए। इसी चिंता में एक दिन उसने अपने एक मित्र से अपनी समस्या बताई। उसके मित्र ने उसे सलाह दी कि शायद माहौल बदलने से कुछ उसे नया सूझ सके। मित्र की बात सुनकर चेतन को अपने बचपन का गांव याद आ गया, जहां उसका जन्म हुआ था और जहां उसने अपने जीवन की शुरुआती साल बिताए थे। चेतन के परिवार में जब वो छोटा था तभी गांव छोड़कर शहर में आवास बना लिया था। तब से वो कभी गांव नहीं गया था, लेकिन उसके पिताजी ने अपने अंतिम समय में गांव के घर की चाबियां चेतन को सौंप दी थी। मित्र की सलाह और पिताजी की दी हुई चाबियों ने चेतन के मन में एक विचार पैदा किया। उसने सोचा कि क्यों ना कुछ समय के लिए वो गांव चला जाए और शांत वातावरण में रहकर नई कहानी ढूंढने का प्रयास करे। चेतन ने तुरंत गांव जाने का फैसला किया। चेतन करीब शाम के 8 बजे बस से अपने गांव के बस स्टैंड पर उतरा। घर पहुंचने के लिए उसे और आधे घंटे का रास्ता तय करना था। वो अपनी बैग लेकर चल पड़ा। थोड़ी दूर आने के बाद सड़क के किनारे एक बूढ़ी औरत रोती हुई खड़ी थी, जिसका चेहरा और शरीर मानो बुरी तरह से जला हुआ था। वह चेतन को मदद के लिए पुकारने लगी। मेरी मदद करो। चेतन उसके पास जाने के लिए निकला तो वो औरत जोर जोर से हंसने लगी और वहां से गायब हो गई। चेतन यह दृश्य देखकर भयभीत हुआ, लेकिन उसने सोचा
कि ये उसका वहम होगा और अपने रास्ते चलने लगा। थोड़ी दूर आने पर चेतन को एक औरत अपने 2 बच्चों के साथ दिखाई दी। वो उन बच्चों को वहां से भाग जाने के लिए कह रही थी। देखो वो आ रहा है, जल्दी करो, भागो यहाँ से, भागो जल्दी, नहीं तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। चेतन ने सोचा शायद कोई पागल औरत है। उन्हें अनदेखा कर चेतन आगे अपने घर की ओर चल पड़ा। अब चेतन अपने घर पहुंच चुका था। घर अब पहले जैसा नहीं रहा था, बहुत पुराना हो चुका था, मानो जैसे खंडहर हो। चेतन ने मन ही मन सोचा कि अब बहुत काम करना पड़ेगा, सामान रखकर घर के पहले सफाई करनी पड़ेगी। चेतन ये सोच ही रहा था कि उसकी नजर घर के पास बैठे एक आदमी पर गई। वह बहुत परेशान दिख रहा था। चेतन ने उसकी तरफ जाकर देखा तो उसके शरीर पर कुछ जलने के निशान भी नजर आ रहे थे। चेतन ने उस आदमी से पूछा, तुम कौन हो भाई, और यहाँ क्या कर रहे हो? उस आदमी ने चेतन की ओर देखते हुए कहा, मैं बहुत परेशान हूँ मालिक, मैंने खाना भी नहीं खाया है, अगर आप मेरी कुछ मदद कर दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। ऐसा कहकर उसने चेतन के पैर पकड़ लिए। चेतन ने उसे उठाया और कहा, अरे मैं तो इस गांव में अभी अभी आया हूँ, मैं क्या तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? हाँ, मगर तुम ये घर साफ करने में मेरी मदद कर दो तो मैं तुम्हें कुछ पैसे जरूर दूंगा। उस आदमी ने थोड़ी देर सोच के कहा, मालिक मेरा नाम भैरू है, मेरा कोई घर नहीं है, अगर आप मुझे यहाँ रहने की इजाजत दे दें तो मैं घर का सारा काम कर दूंगा और आपको कभी कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। चेतन को भैरू का ये सुझाव पसंद आया और चेतन ने भैरू को घर में रहने की इजाजत दे दी। घर की सफाई करते करते रात बहुत हो चुकी थी। दिन भर की यात्रा और घर की सफाई करके चेतन बहुत थक गया था। चेतन को नींद तो बहुत आ रही थी, लेकिन वो जब भी सोने का प्रयास करता उसे वो सड़क की बूढ़ी और वो बच्चों वाली पागल औरत सपने में दिखाई देते थे। सपने में वो चेतन को करीब आते और उससे मदद मांगते थे। घबराहट में चेतन की नींद खुल जाती थी। दिन बीतते जा रहे थे। चेतन को कुछ बेचैनी सी हो रही थी, उसे कोई कहानी भी सूझ नहीं रही थी। चेतन बहुत परेशान हो गया था। ऐसे ही एक रात चेतन ने शराब की बोतल खोली और शराब पीने लगा, मगर उसे अकेले पीने में मजा नहीं आ रहा था, इसलिए उसने भैरू को भी अपने साथ शराब पीने के लिए बुलाया। चेतन को देखकर भैरू ने पूछा, मालिक आप कुछ परेशान लग रहे हैं, क्या बात है, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? तुम मेरी क्या मदद करोगे भैरू, यहां मैं अपनी खुद मदद नहीं कर पा रहा हूं। फिर भी मालिक बता कर तो देखिए, शायद मैं आपके कुछ काम आ सकूं। भैरू मैं एक लेखक हूं, बहुत महीने हुए मुझे कोई भी अच्छी कहानी सूझ नहीं रही, इसलिए मैं यहाँ आया हूं कि यहाँ आकर शायद कोई अच्छी कहानी सूझ जाए, मगर यहाँ भी वही हाल है। मालिक मैं आपको मेरी कहानी सुनाऊं, शायद आपको कुछ मदद मिले। तुम्हारी कहानी? नहीं भैरू, मुझे ऐसी कोई भी बनाई हुई कहानी नहीं चाहिए, कुछ ओरिजिनल हो तो मजा आ जाए। बनाई हुई नहीं मालिक, ये मेरी अपनी कहानी है। तुम्हारी कहानी? ऐसी क्या खास बात है तुम्हारी कहानी में? मालिक सुनने के बाद आप ही फैसला कीजिए खास है कि नहीं। चेतन ने सोचा, चलो कुछ नहीं तो टाइम पास तो हो ही जाएगा। अच्छा ठीक है, चलो सुनाओ तुम्हारी कहानी। मालिक मेरी इस कहानी में 3 एकड़ जमीन थी। जमीन में सोने की तरह अनाज उगता था। मैंने खेत के बीचों बीच मेरा घर बनाया था। मैं मेरे परिवार के साथ अपने घर में हंसी खुशी रहता था। मेरे परिवार में मेरी बूढ़ी माँ, मेरी बीवी, मैं और मेरे 2 बच्चे रहते थे। मगर ना जाने किसकी बुरी नजर लग गई। एक साल बारिश बहुत कम हुई, इस कारण फसल भी अच्छी नहीं आई। उस साल बहुत नुकसान हुआ। दिन के खर्चे उठाने में भी दिक्कत होने लगी। मैंने साहूकार से कर्जा उठाया, यह सोचकर कि कम से कम अगली फसल तक घर का खर्चा निकल जाए। कर्जा उतारने के लिए साहूकार ने साल भर की मुद्दत दी। 6 महीने हंसी खुशी से गुजर गए, मगर 7वें महीने में साहूकार घर आ पहुंचा और मुझसे मेरी जमीन बेचने की बात करने लगा। मैंने साफ मना कर दिया और उनसे कहा कि मैं साल खत्म होने तक उसके पैसे पूरे चुका दूंगा। मगर साहूकार की नजर मेरी जमीन पर थी। उसने ब्याज बढ़ाकर कर्जे की इतनी कीमत लगाई कि मेरी अगली 2 पीढ़ियां भी कर्जा उतार नहीं सकती थी। एक दिन मेरी बीवी के आग्रह से मैं साहूकार के घर उससे जवाब मांगने के लिए चला गया। तब साहूकार के नौकरों ने मुझे बहुत मारा, मैं बेहोश हो गया। जब मेरी आंख खुली तब मैं अपने खेत में पड़ा था।
मेरे सामने मेरा घर आग से लिपटा हुआ था और मेरी बीवी, बच्चे और मेरी बूढ़ी माँ मुझे अंदर से मदद के लिए पुकार रहे थे। मैं तुरंत उठकर उन्हें बचाने के लिए उनकी ओर भागा, मगर दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। मैंने एक बड़े पत्थर से ताला तोड़ दिया और घर के अंदर उन्हें बचाने के लिए चला गया। बस भैरू बस, अब आगे नहीं सुना जाता। क्या इसीलिए तुम्हारे शरीर पर जलने के निशान है? जी हाँ मालिक। चेतन ने अपने शराब का गिलास खत्म किया और सोने के लिए अंदर अपने कमरे में चला गया। दूसरे दिन चेतन उठा और भैरू को आवाज देने लगा। चेतन की आवाज सुनकर भैरू बाहर आ गया। जी मालिक, आपने मुझे बुलाया? हाँ भैरू, मुझे तुम्हारी कहानी सुनकर एक बड़ी अच्छी कहानी सूझी है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं कहानी लिखने के लिए बैठ रहा हूँ, मुझे बिल्कुल भी डिस्टर्ब मत करना। मैं बुलाऊं तभी आना। भैरू ने सकारात्मकता से सिर हिलाया। भैरू ने चेतन के खाने पीने की सब व्यवस्था की और वो वहां से चला गया। चेतन कहानी लिखने में इतना व्यस्त हो गया था कि उसे न दिन का पता था और न रात की खबर। ऐसे ही 3 दिन बीत गए। चेतन अभी कहानी के अंत तक पहुंचा था, मगर उसे कहानी का अंत कैसे करे ये सोच नहीं रहा था। बहुत सोचने के बाद उसने भैरू को आवाज लगाई। अब भैरू, मुझे कहानी का अंत सूझ नहीं रहा है। तुम बताओ, तुमने अपने परिवार को कैसे बचाया और उसके बाद तुम लोगों ने क्या क्या किया? मालिक, मैं तो बता रहा था मगर आपने ही मुझे रोक दिया। हाँ भैरू, सॉरी, मगर मैं अब सुनना चाहता हूँ कि आगे क्या हुआ। मैं बता तो दूंगा मालिक, मगर क्या आप सुन पाओगे? हाँ, सुन सकता हूँ। अब पहेलियां ना बुझाओ, मुझे बता दो आगे क्या हुआ। मैं ताला तोड़कर घर के अंदर चला गया। मुझे देखकर सब लोग मुझसे लिपट गए। उन सबको लेकर मैं बाहर निकल ही रहा था कि घर के बाहर साहूकार खड़ा दिखाई दिया। उसने दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। हम सब अंदर से मदद के लिए चीखते चिल्लाते रहे, मगर उसे हम पर दया नहीं आई और हम सब आग में जलकर भस्म हो गए। जलकर भस्म हो गए? ये क्या बोल रहे हो? अगर तुम उस आग में जलकर मर गए हो तो मेरे सामने कैसे खड़े हो? मालिक, सिर्फ मैं ही नहीं, मेरा पूरा परिवार यहाँ है। वो देखो। इतना बोलकर भैरू जोर जोर से हंसने लगा। चेतन ने नजर घुमाई तो वो सब लोग वही थे जो उसके सपने में उसे दिखाई दे रहे थे। चेतन बहुत घबरा गया और वो घर से बाहर भागने लगा। इतने में घर के सभी दरवाजे अपने आप बंद हो गए। चेतन ने मदद के लिए खिड़की खोली तो भैरू उसके परिवार के साथ बाहर खड़ा हुआ हंस रहा था। चेतन रोते हुए डरकर भैरू से बोला, भैरू, प्लीज प्लीज मुझे जाने दो। मेरी क्या गलती है? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? प्लीज मुझे जाने दो। मालिक, मैंने जो आपको अपनी कहानी सुनाई उसके साहूकार आपके दादाजी थे और ये जमीन जिस पर ये घर बना है वो मेरी है। मैं अपनी जमीन किसी को नहीं दूंगा। इतना कहकर भैरू और उसका परिवार चेतन को गुस्से से देखने लगा और देखते ही देखते चेतन का पूरा घर जलने लगा।